गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक मिसलेनियस कॉमन एरर का स्पेशल सेट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें टोटल 31 कॉमन एरर्स हैं। मैं इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये सभी कॉमन एरर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रैदर आयरॉनिकली दैट। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत रैदर एडवर्ब है और आयरॉनिकली शब्द जो यहाँ दिया गया है यह भी एडवर्ब है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर रैदर आयरॉनिकली बिल्कुल गलत है। यहाँ होना चाहिए था रैदर आयरॉनिकल, यह होगा रैदर आयरॉनिकल। कारण यह है कि आयरॉनिकली जो है वो किसी वर्ब की विशेषता को बताएगा। और आप ट्रिक सीख लें, जब भी इट इज के साथ या दिस इज के साथ आपको एडवर्ब यहां दिखाई पड़ता है तो वह एडवर्ब बिल्कुल गलत होगा और इस एडवर्ब के जगह पर एडजेक्टिव का यूज करना होगा। और यही कारण है कि इट इज रैदर आयरॉनिकली गलत हुआ और इट इज रैदर आयरॉनिकल सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सम न्यू बुक्स। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर। अब यहाँ यह नाउन चैप्टर से क्वेश्चन है, नाउन एंड नंबर से खास करके यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। ऑर्डर शब्द जो है इसका प्रयोग हम क्रम के अर्थ में करते हैं और जब भी आदेश के लिए इसका यूज हमें करना होता है तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। अब इस वाक्य के अंतर्गत दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सम न्यू बुक्स, स्पष्ट है कि वे कुछ नई पुस्तकों के लिए आदेश दिए हुए हैं। तो जब बात आदेश के अर्थ में आ रही है तो यहाँ ऑर्डर के जगह पर हमें ऑर्डर्स का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वन इज you, they and we should come forward to help the flood victims। यह क्वेश्चन प्रोनाउन से दिया गया है। अब यहाँ आप क्रम देखें, 2, 3, 1 का क्रम है। सामान्य रूप से 2, 3, 1 का क्रम सेंटेंस में सही माना जाता है, लेकिन जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स योर सीक्वेंस मस्ट बी 1, 2 and 3। आपका सीक्वेंस होना चाहिए 1, 2 and 3। इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी जब भी सब्जेक्ट्स प्लूरल हो तो इस सामान्य सीक्वेंस को यानी 231 के नियम को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो यही पार्ट हमारा गलत है। यू, दे एंड वी यह बिल्कुल गलत है। अब यहाँ 123 का क्रम, यानी हमें सबसे पहले लिखना होगा वी, तब लिखना होगा यू एंड दे। प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमेशा हम 123 के क्रम को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ हिज फादर he broke down but he has got across the shock lately। डबल मिस्टेक है। आफ्टर द सडन डिमाइज, जब यहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यह द सुपरफ्लूअस है, अनावश्यक है, रेडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आफ्टर सडन डिमाइज ऑफ हिज फादर, पिता के एकाएक मृत्यु के पश्चात, डिमाइज मीन्स निधन, मृत्यु, तो आफ्टर द गलत था। आफ्टर सडन डिमाइज ऑफ हिज फादर ही ब्रोक डाउन, वह बेसंभाल हो गया। पिता की मृत्यु के तत्पश्चात वह बेसंभाल हो गया, बेकाबू हो गया। बट ही हैज गॉट अक्रॉस द शॉक लेटली। यह क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है। शॉक से उबरने के लिए गेट ओवर द शॉक होगा। सदमे से उबरना गेट ओवर द शॉक होता है। और यहाँ आप एक क्रॉस देख रहे हैं, इसलिए यह गलत है। एक क्रॉस के बदले हमें ओवर का प्रयोग करना होगा।
यह फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नो स्ट्रॉन्गर फिगर देन हिज इज प्रेस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। डिटरमाइनर या आर्टिकल से यह क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये एरर से, यानी ग्रामर के हर पार्ट से क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। तो नो स्ट्रॉन्गर फिगर देन बिल्कुल सही है, कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में स्ट्रॉन्गर आया हुआ है, इसके साथ देन रहेगा ही। तो नो स्ट्रॉन्गर फिगर देन हिज, यह भी सही है। आप सोचेंगे देन के बाद नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पॉजेसिव का सेंस है, इसलिए देन हिज सही है। फिर गलत क्या है? तो इन द हिस्ट्री, इन द फिजिक्स, इन द केमिस्ट्री नहीं लिखा जाता है। सामान्य तौर पर विषयों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अगर यहां से हम द को हटा दें तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। अब बात हम इंडियन फोर्स की कर रहे हैं। इंडियन फोर्स ने चाइनीज फोर्स को ड्रोव अवे कर दिया। ड्राइव अवे है फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव अवे मीन्स होता है भगा देना। तो इंडियन फोर्स, बात बल की नहीं सेना की कर रहे हैं, तो यहां भी नाउन से ही क्वेश्चन यह लिया गया। फोर्स मीन्स बल होता है, लेकिन जब हम सेना के अर्थ में यूज करते हैं तो हमें फोर्सेज लिखना होता है। तो यहां फोर्स गलत था, इस फोर्स के जगह पर हम फोर्सेज का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे चाइनीज के बाद फोर्सेज क्यों नहीं? तो द इंडियन फोर्सेज जब यहां हम लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली यह नाउन यहां सेंस ले लेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने से रेपिटेशन ऑफ नाउन होगा और सेंटेंस भद्दा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरीबडी नोज दैट ही इज वाइजर देन टॉल। डिग्री से यह क्वेश्चन है और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रायः विद्यार्थी फंसते हैं। सोचते हैं कि वाइजर देन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रूल आता है कि यदि दो एडजेक्टिव के बीच में तुलना हो तो पहले एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करें, इसलिए मोर वाइज होगा। अब आपको सुनने में मोर वाइज अटपटा लगेगा, लेकिन यही सही है, क्योंकि ग्रामर के रूल के अनुसार यदि दो एडजेक्टिव के बीच में तुलना की जा रही हो तो पहले एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करना है। ही इज वाइजर देन आई, यह बिल्कुल सही होगा। ही इज वाइजर देन यू, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ही की तुलना आई या यू से की जा रही है, जबकि इस वाक्य में वाइजर की तुलना टॉल से की जा रही है। यानी जब दो एडजेक्टिव के बीच में तुलना है तो पहले एडजेक्टिव के पहले हमें मोर का ही प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वन इज ही वेंट टू ए डॉक्टर बिकॉज ही मे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। कंजंक्शन से यह क्वेश्चन दिया गया है। बिकॉज यहां बिल्कुल गलत है। ही वेंट टू अ डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास गया, किस लिए गया? ताकि ही मे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि उसे उचित इलाज प्राप्त हो सके। तो ताकि के अर्थ में हम बिकॉज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां उद्देश्य को बताया जा रहा है, और जब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में उद्देश्य का बोध हो रहा हो तो हम ताकि के लिए सो दैट का प्रयोग करते हैं। अब एक अलग बात है कि सो दैट के जगह पर हम इन ऑर्डर दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट मतलब ही ताकि होता है, और कभी कभी तो केवल दैट का अर्थ भी ताकि हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है सो दैट का। तो यहां बिकॉज को हटा देंगे और सो दैट लगाएंगे, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द कोर्ट हैज पनिश्ड हिम फॉर हिज डेलिबरेटली मिसलीडिंग ऑफ द कंपनी। अब यहां आप देखेंगे कि मिसलीडिंग जो है यह नाउन का काम कर रहा है। मिसलीडिंग अगर वर्ब का काम करता तो इसके पहले एक्सुलियरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, शैल बी, विल बी में से कोई एक दिया गया रहता। दूसरी बात कि यह डेलिबरेटली शब्द जो है यह अपने आप में एडवर्ब है,
और रूल के अनुसार नाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बताता है, इसलिए यह डेलिबरेटली गलत है। अब यहाँ एडजेक्टिव चाहिए तो हम लिख देंगे डेलिबरेट। जब हम एडवर्ब में से ly हटा देते हैं तो वह खुद एडजेक्टिव बन जाता है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए डेलिबरेट कर देने से यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रूल आप सीख रहे हैं कि कहीं भी नाउन के पहले एडवर्ब मिले तो उस एडवर्ब को काटना होता है और उसके बदले में हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट वन इज हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हिज असिस्टेंट्स हैव, अब आप यहां ध्यान दें, हैव एक वर्ब मिला हमें और फिर आर वर्ब मिला। अब आर के लिए तो यहां डूइंग शब्द आ गया, डूइंग वर्ब आ गया, यानी वर्ब 4 आर को चाहिए और आर को वर्ब 4 मिल गया। लेकिन हैव को भी तो वर्ब 3 चाहिए और हैव को वर्ब 3 मिला नहीं, इसलिए यह पार्ट जो है हैव वाला पार्ट गलत है। और इसे करेक्ट कैसे करें, तो जो वर्ब यहां दिया गया है इसी वर्ब को यहां हैव के बाद तीसरे फॉर्म में लिख देंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अब यहां एक शब्द का लोप हो गया है, डूइंग एक्सीलेंट के बाद अगर हम वर्क लगाएं तो और यह मीनिंगफुल लगेगा। हो सकता है टाइप में छूटा हो, तो डूइंग एक्सीलेंट वर्क वहां चाहिए। वो एरर नहीं है, वो टाइप मिस्टेक है, लेकिन एरर का टाइप यहाँ यह है कि हैव जब लगा तो V3 चाहिए और आर के साथ V4 चाहिए। ऐसे एरर्स जब भी मिले तो हैव वाले पार्ट को काटा जाता है, आर वाले पार्ट को नहीं काटा जाता है। अगर हैव के बाद स्लैश कर दिया जाता तो परेशानी होती। तो इसलिए ध्यान रखें कि हैव वाले पार्ट को काटना है, आर वाला पार्ट करेक्ट है क्योंकि इसके बाद वर्ब 4 आया हुआ है। नेक्स्ट वन इज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द न्यूज ऑफ रीओपनिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। तो इस वाक्य में लुक फॉरवर्ड टू जो आया हुआ है, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है, जबकि यहां वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यह गलत है। इसे हमें जेरंड में बदलना होगा। और आप याद कर लें कि लुक फॉरवर्ड टू प्लस जेरंड, कभी भी लुक फॉरवर्ड टू के बाद जेरंड ही आएगा, इसलिए हैव को हैविंग में बदलना पड़ा। नेक्स्ट वन इज वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड योर हाउस। अब डिफिकल्टी के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, तो यह फिक्स्ड प्रेपोजिशन अपने बाद इन लेता है। डिफिकल्टी अपने बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लेता है, तो जब यह डिफिकल्टी अपने साथ इन लेगा तो फाइंड ऑटोमेटिकली फाइंडिंग में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। तो करेक्ट होगा वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग योर हाउस। नेक्स्ट वन इज द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, आर के जगह इज होगा। जैसे राइज एंड फॉल है, हैमर एंड सिकल है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, स्लो एंड स्टीडी है, ब्रेड एंड बटर है, उसी तरह से एव एंड फ्लो का यूज होता है और इसके लिए भी वर्ब सिंगुलर ही होता है। नेक्स्ट वन इज द एसपी हैज डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ लॉ दे विल बी अरेस्टेड। एसपी ने यह डिक्लेयर किया है कि वे दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ लॉ, गिल्टी के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, लगा हुआ है, तो यहां दे की क्या जरूरत है, दोज ऑलरेडी इस वाक्य में दिया हुआ है, तो फिर यहां दे की जरूरत नहीं थी, दे सुपरफ्लूअस था। एसपी ने यह घोषणा किया है कि वे जो कानून के नजर में दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो भले हिंदी में हम उन्हें कह रहे हैं, लेकिन रूल के अनुसार रेपिटेशन है यहाँ दे का, दोज से ही काम चल रहा है, दे की जरूरत नहीं है, दे सुपरफ्लूअस है, इसे लिखना अनिवार्य नहीं था। नेक्स्ट वन इज माई ऑल फ्रेंड्स हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माई डूम्स डेज। मेरे बुरे दिनों में, डूम्स डेज मीन्स दुर्भाग्य के दिन, डूम्स डेज मीन्स बुरे दिन, बुरे वक्त,
मेरे सभी दोस्तों ने, तो माई ऑल फ्रेंड्स कहना गलत है, या तो हम ऑल माई फ्रेंड्स कहें या हम ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कहें। माई ऑल यह प्रयोग गलत है, यानी जब भी ऑल के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है तो पहले ऑल बाद में हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस। अब डबल मीनिंग के शब्द एक साथ दिए गए हों तो एक सुपरफ्लूअस होगा ही, अनावश्यक होगा ही। वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस, ऑफिस के अलावे, बिसाइड्स के अलावे, ऑफिस के अलावे तुम कहाँ गए। तो जब बिसाइड्स दिया ही गया है तो वेयर के बाद इल्स की जरूरत नहीं है, इल्स लगाने से यह सेंटेंस गलत था। सेम मीनिंग के दो शब्द एक साथ नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज ही इज एन इंग्लिश टीचर। यह प्रयोग बिल्कुल गलत है। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंटरैक्टिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इस तरह का सुनने को मिलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसे गलत माना जाता है। इंग्लिश टीचर मीन्स होता है द टीचर हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड, जबकि यहाँ मतलब है कि द टीचर हु टीचेज इंग्लिश। तो जब यह सेंस हो कि द टीचर हु टीचेज इंग्लिश तो लिखना पड़ता है टीचर ऑफ इंग्लिश। तो अब एन भी गलत हो जाएगा ना, जब हम टीचर ऑफ इंग्लिश लिखेंगे तो एन भी गलत हो जाएगा और हमें लिखना होगा ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। स्लैंग यूज ऑफ नाउन के अंतर्गत इस तरह की चीजें याद करनी होती है। आगे के सेट में हम और इससे संबंधित क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू द रिच ऑलवेज लुक डाउन द पुअर। यह क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है। लुक डाउन द पुअर का सेंस ही यहां गलत हो जाएगा। लुक डाउन अपॉन चाहिए यहां। लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है नीचा दिखाना, निंदा करना। तो यहां होगा लुक डाउन के साथ अपॉन, तब आपका सेंटेंस सही होगा। नीचा दिखाना या निंदा करना, तो लुक डाउन के साथ अपॉन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वी नीड नॉट टू रन। बहुत ही हल्का क्वेश्चन। नीड और डेयर के साथ नीड और डेयर दोनों सीख लें आप। नीड और डेयर के साथ कभी भी नॉट लग गया हो तो टू को देखते काटिए। यह ट्रिक आप याद करें। नीड और डेयर जब एक्सुलियरी वर्ब का काम करते हैं तब इनके बाद टू नहीं लगता है। नॉट लगने से स्पष्ट है कि ये दोनों एक्सुलियरी हैं, इसलिए यहां टू नहीं होगा, टू को हटाना होगा। अगर यह डेयर या नीड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जैसे नीड भी होता या डेयर भी होता, तब भी टू हटाना पड़ता, क्योंकि तब भी यह एक्सुलियरी बन जाता। नेक्स्ट वन इज ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ही अचीव्स ड्यूरिंग हिज करियर। अब यहां सेंस देखिए, ड्यूरिंग हिज करियर कह रहा है अपने जीवन के दौरान। अपने जीवन के दौरान जो कुछ रिकॉर्ड वह प्राप्त किया है, इसके लिए वह प्रेज को डिजर्व करता है, यानी प्रशंसा के योग्य वह है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में रिकॉर्ड्स को प्राप्त किया है, यानी अब प्राप्त किया है। ड्यूरिंग हिज करियर सेंस दे रहा है कि वो चीज प्राप्त हो चुकी है, यानी ही अचीव्स गलत है। यहां पर ही हैज अचीव्ड होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत है। ही हैज अचीव्ड ड्यूरिंग हिज करियर स्पष्ट कर रहा है कि यहां एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज इंस्टीड ऑफ टू बाई बुक्स। कितना आसान है। अभी ऊपर हम बोले हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, तो जब ऑफ यहां प्रेपोजिशन आया हुआ है तो टू बाई नहीं होगा, टू बाई के जगह पर केवल बाइंग होगा। आप याद कर लें, ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इससे क्वेश्चन आएगा। प्रेपोजिशन प्लस जेरंड
अब आप कहेंगे 2 के बाद V1 क्यों आता है, तो वो एक नई चीज है कि 2 + V1 = इन्फिनिटिव, वह एक अलग फॉर्म है, एक अलग यूज है। लेकिन 2 को छोड़कर अन्य कोई भी प्रेपोजिशन आएंगे तो उनके बाद जेरंड ही आएगा, इसलिए इंस्टीड ऑफ टू बाई के जगह पर हमें बाइंग का प्रयोग करना हुआ। नेक्स्ट, ही बेग्ड मी ऑफ सम मनी, एरर यह जो ऑफ दिया गया है वही है, क्योंकि ही बेग्ड मी फॉर सम मनी, बेग समवन फॉर समथिंग होता है, टू बेग समवन फॉर समथिंग, तो यहां पर सम मनी है, समथिंग, इसलिए प्रेपोजिशन फॉर की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज इफ इन केस, अब फिर वही स्लैंग यूज और सुपरफ्लूअस यूज कहें या रेडंडेंट यूज कहें, जब वाक्य में इफ लगा ही है तो इन केस की क्या जरूरत, सेम मीनिंग के शब्द एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, तो या तो हमें इफ को हटाना होगा, नहीं तो इन केस को, क्योंकि इफ मीन्स भी अगर, यदि, इन केस मीन्स भी अगर, तो दो सेम मीनिंग के वर्ड एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं। 24, इट इज अ फैक्ट दैट द लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स। अब देन के बाद कभी भी ऑल आए तो देखते काटिए, देन के बाद अब यहां ऑल है तो हम ऑल अदर कर लें, क्योंकि बाद में नाउन प्लूरल है। हम चाहते तो देन एनी अदर एनिमल भी लिख सकते थे, क्योंकि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम मोस्ट अदर का प्रयोग भी करते हैं और सम अदर का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ऑल से संकेत मिल रहा है कि हम ऑल अदर कर दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर एनी अदर से सुधारना चाहते हैं तो एनिमल्स के जगह पर एनिमल लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज ही इंक्वायर्ड हैड वी टेकन फूड अर्लियर। अब आप देखिए दो पार्ट इसमें दिए गए हैं। हैड वी टेकन फूड से ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में है और ही इंक्वायर्ड इसका फर्स्ट पार्ट है, तो जब ही इंक्वायर्ड है तो अर्थ होगा उसने पूछा, उसने पूछा, यानी इनडायरेक्ट स्पीच का यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो ही इंक्वायर्ड हैड वी बिल्कुल गलत है, ही इंक्वायर्ड इफ वी हैड, अब इफ से जोड़ेंगे और तब लिखेंगे इफ वी हैड टेकन फूड अर्लियर, इफ वी हैड टेकन फूड अर्लियर तब सही होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है और WH वर्ड नहीं दिया गया है, वी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में हमें या तो इफ या वेदर का प्रयोग यहां करना होगा। नेक्स्ट वन, he had not ought to do it even if he was forced to do so। अब एक साथ यहां प्रयोग आपको मिल रहा है had का और ought का, तो जब भी ought के साथ पास्ट के फॉर्म का यूज करना हो, यानी हमें जब ought to का पास्ट करना हो तो हमें लिखना होता है ought to have। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो ought to के साथ हम had का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, चाहे वो shall हो, should हो, will हो, would हो, can हो, could हो, may हो, might हो, must हो या ought to हो, इनके साथ हमेशा have लगता है, न कभी has लगेगा और न कभी had लगेगा। और पहले मॉडल वर्ब तब have का प्रयोग होता है और तब ये जो वर्ब डू दिया है अब यह भी गलत हो जाएगा, यहां हमें डू के जगह डन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हैव है तो वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, इस तरह के एरर बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं। नेक्स्ट वन इज हिज फ्रेंड प्रिवेल्ड विथ हिम टू एक्सेप्ट द पोस्ट। उसका दोस्त पोस्ट एक्सेप्ट कर लेने के लिए उसे राजी कराया, तो राजी कराना यानी फ्रेजल वर्ब से एरर आ गया, इन्हें याद करना पड़ता है। अब प्रिवेल अपॉन मीन्स होता है राजी कराना, प्रिवेल के साथ जब हम अपॉन लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है राजी कराना। प्रिवेल के साथ जब हम ओवर लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है विजय पाना।
अगर हम प्रिवेल ओवर कर दें, प्रिवेल ओवर, तो अर्थ हो जाएगा विजय पाना, जीतना, टू हैव विक्ट्री ओवर समवन, विजय पाना, टू विन। नेक्स्ट वन इज ट्रू चैरिटी डजंट consist in indiscriminate alms giving। alms मीन्स होता है भिक्षा, गिविंग देने का काम, तो ट्रू चैरिटी बिल्कुल सही है। डजंट कंसिस्ट इन, यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एरर है ही नहीं कहीं, यह सेंटेंस करेक्ट है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज समझने वाली इसमें यह है कि कंसिस्ट के साथ प्रायः हम ऑफ देखते हैं, कंसिस्ट के साथ हम प्रायः ऑफ देखते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। और कंसिस्ट इन भी प्रयोग है में निहित होना, में निहित होना। तो प्रायः विद्यार्थी कंसिस्ट के बाद इन देख करके काट देते हैं, लेकिन काटने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर अर्थ से मिलकर बना होना है तो कंसिस्ट ऑफ होगा, अब में निहित होना है, में होना है तो कंसिस्ट इन होगा। तो ट्रू चैरिटी डजंट कंसिस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग, यानी सही दान का मतलब यह नहीं होता है कि अंधाधुंध भिक्षा देने का काम करें। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स अंधाधुंध, यानी में निहित का यह अर्थ है, इसलिए कंसिस्ट के बाद इन लगाना सही था, गलत नहीं था। नेक्स्ट वन इज माई अंकल फॉरबेड मी नॉट टू। कितना आसान, जब हम फॉरबेड का यूज कर दिए तो इसका अर्थ हो गया मना किए, यानी मना करना। हम V1 में बताएं फॉरबीड का, तो फॉरबीड का अर्थ होता है मना करना, उसका दूसरा रूप है फॉरबेड। तो जब मना करना यानी हम नेगेटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं तो नॉट की जरूरत नहीं है। प्रिवेंटेड, फॉरबेड, प्रोहिबिटेड, इन सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। डिनाई के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट वन इज आई सॉ दिस न्यूज टुडे मॉर्निंग। यह भी स्लैंग यूज है, टुडे मॉर्निंग नहीं लिखना है। अगर कहना है आज की सुबह तो हमें कहना होता है दिस मॉर्निंग। आज की शाम तो हमें कहना होता है टू नाइट। आज की शाम के लिए हमें कहना होता है टू नाइट। अब यस्टरडे नाइट भी लिखते हैं तो गलत होता है, यस्टरडे मॉर्निंग भी लिखते हैं तो गलत होता है। यस्टरडे के साथ जब मॉर्निंग, नाइट, डे का यूज करना हो तो यस्टरडे के बदले लास्ट का यूज करें। यस्टरडे मॉर्निंग के बदले लास्ट मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट के बदले लास्ट नाइट का यूज करें। यह प्रॉब्लम एडवर्ब के अंतर्गत आता है। एंड द लास्ट वन इज आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। वाक्य में टाइम इंडिकेटिंग प्रेपोजिशन फॉर है और टाइम इंडिकेटिंग वर्ड 10 years है। मैं उन्हें 10 वर्षों से जानता हूं, तो हम नोइंग तो लिख नहीं सकते, क्योंकि फील, नो, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, बिलीव इत्यादि वर्ब जो हैं उनमें आईएनजी का प्रयोग गलत माना जाता है। उस सेंस से तो यह गलत हो गया। अब सही कैसे होगा, तो ये बीन भी गलत होगा ना। इस तरह के वाक्यों को जब सुधारना होता है और बाद में सिंस या फॉर दिया रहता है तो हमें हैव प्लस V3 के फॉर्म को यूज करना होता है। यानी इसका सही रूप होगा आई हैव नॉन, आई हैव नॉन हिम फॉर 10 years। तो इस तरह से टोटल 31 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक करके सबको मैंने बताया। आप सभी इन्हें ध्यान से देखें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।